लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ द डिजीज। देखिए प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी तरह के बातें किया हूँ और अब सीधा सीधा समय आ गया कि और भी तरह का वायरल डिजीज का नाम मैं आपको से सिखा सकूं, बता सकूं। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। समझ गया ना? बट मेक श्योर हमेशा की तरह आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा हो, अच्छे से सीखे हो। कहीं कन्फ्यूजन हो जरूर कहिए, जरूर मैसेज कीजिए और जल्द से जल्द प्रयास रहेगा कि आपका कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाए। देखो जो टॉपिक है उसका नाम है मिशल्स। मिशल्स इसको बोल सकते हो जस्ट लाइक दैट। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो हमारा मिशल्स है एक डिजीज है और यह एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस के कारण होगा। दैट इज द वायरल डिजीज। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? क्लियर होता है। देखो तो ये आखिरकार होगा कौन सा वायरस के कारण, कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण क्या होता है जी? तो मिशल्स नाम का बीमारी हो जाता है। तो लिखा हूं कि पैरामीजो वायरस, इसको RNA भी बोलते हैं। पिछले की भांति भी ये भी मम्स के केस में देखे थे कि पैरामीजो वायरस के कारण ही मम्स भी हो रहा था और जस्ट लाइक दैट मिशल्स भी उसी के कारण होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है और पूछता ही है, और बोर्ड लेवल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अच्छी बात है। अब नाउ सेकंड थिंग, मोड ऑफ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन होने का क्या कारण है? इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? ठीक है, तो आइए चलिए आपको बताता हूं कि ये जो मिशल्स बीमारी है किसके कारण हुआ, ये तो कंप्लीट होता है। अब फैलता कैसे है? जैसे कि मैं हेल्दी हूं, दूसरे व्यक्ति को मिशल्स नाम का बीमारी है, तो मुझे भाई साहब काहे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? तो इसी कैसे का जवाब लेने के लिए ये मोड ऑफ इन्फेक्शन के अंतर्गत जो लिखा हूं इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस सेक्शन। लिखा हूं कि हाईली इन्फेक्शियस चाइल्डहुड डिजीज, बहुत ही ज्यादा हाईली, दैट मीन्स कि प्रचुर मात्रा में यह एक इन्फेक्शस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। चाइल्डहुड डिजीज, दैट इज द चाइल्डहुड। दिस मीन्स कि इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के केस में ज्यादातर पाया गया है कि मिशल्स नाम का बीमारी जो है वो ज्यादातर बच्चों को ही होता है। तो क्या हम लोगों को जवान को नहीं होगा? ऑफ कोर्स हो सकता है भाई मेरे, बट ज्यादा बच्चों को ये अपना शिकार बनाता है। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। लिखा हूं कि अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years ऑफ एज। वैसा कोई भी बच्ची या फिर बच्चा जो 3 से तकरीबन 6 साल के बीच में है, उसको आसानी से इजी वे में यह मिशल्स अपने झांसे में ले सकता है, यानी कि उसको पर अटैक कर सकता है और अपना प्रभाव दे सकता है। बी कंप्लीटेड। नाउ लेट अस टॉक मोर इन डिटेल अबाउट द मिशल्स। अब इसी मिशल्स के बारे में कुछ और जानकारी देता हूं मैं आपको से, है ना? तो लेट अस सी। लिखे हैं कि इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और थ्रू ओरल डिस्चार्ज। ओरल डिस्चार्ज, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओरल डिस्चार्ज जैसे कि आपने थूक फेंक दिया और इस प्रकार से वेस्ट प्रोडक्ट अपने मुंह से बाहर कर दिए, तो इससे भी ड्रॉपलेट के रूप में बाहर एयर में गया और जस्ट लाइक ए ड्रॉपलेट, कोई व्यक्ति ने उसको कांटेक्ट में आ गया, सांस खींच लिया कस के, तो उसको भी हो जाएगा ये मिशल्स नाम की बीमारी। ठीक है, अच्छी बात है। और बताता हूं सिम्टम्स। ये मिशल्स किसी को हुआ है, पहचानेंगे कैसे? हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड दैट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए वायरल डिजीज नेम्ड मिशल्स? सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग सिम्टम्स। सिम्टम्स पढ़ने का क्या कारण है आप समझ गए होंगे। अच्छी बात। तो देखो सिम्टम्स ये है कि बिगिंस विथ कोल्ड, हेडेक, फीवर, यानी कि ठंडा जाड़ा बुखार रहेगा और सर में दर्द रहेगा। ठीक है। लेटर सेवरल कफ। सेवरल का हिंदी हुआ गंभीर, गंभीर कफ रहेगा, यहां पे गले में जमा हुआ रहेगा। कंजक्टिविटीज भी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन ऑफ नासल म्यूकस मेम्ब्रेन अकर। जो हमारा नासल म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे सूजन टाइप का हो सकता है और म्यूकस चिपचिपा ज़्यादा रिलीज हो सकता है ज़्यादा मात्रा में। और ये कंजक्टिविटीज का मतलब हुआ आँख आना। जैसा कि आँख में आँख आना नहीं समझते हो,
आँख में दाना हो गया सर? नहीं जी, रेडनेस कलर के हो जाएगा, वाइट वाइट कलर का बेस्ट प्रोडक्ट आँखों से बाहर आने लगेगा, उसी को बोलते हैं आँख आना। लाल कलर का आँख हो जाएगा, वाइट वाइट ज़्यादा रिलीज होंगे आँखों से। और कैसे कहते हैं कि उस व्यक्ति को मन देखो उसको आँख आ गया, नहीं तो हमको भी हो जाएगा। तो वहीं होता है कंजक्टिविटीज़ का मतलब। तो ये भी हो सकता है, लक्षण है किसका? तो मीसल्स का। कंप्लीटेड। और गंभीर कफ रहेगा भाई, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखा हूं इरप्शंस ऑफ अ स्मॉल रेड स्पॉट। इरप्शंस का हिंदी मीनिंग हुआ दाना। क्या हुआ हिंदी मीनिंग जी? दाना। जी हाँ, तो इरप्शंस ऑफ अ स्मॉल रेड स्पॉट इन द फॉर्म ऑफ रस, जिसको क्या बोलते हैं? रिव्यूला भी बोलते हूं। ऑन फेस, कहाँ रहेगा? फेस पर एंड ऑल ओवर द बॉडी। कि जो दाना है वो हमारे शरीर पर, चेहरे पर, चेस्ट पर ये दाना के रूप में उठ जाएगा, रेडनेस कलर के, लाल लाल चिट्टे चिट्टे तरह का हो जाएगा, उसी फॉर्म ऑफ रस। रस का मतलब ही हुआ कि जैसे कि अभी ये नॉर्मल बॉडी कलर है और यहाँ पर रेडनेस हो जाए, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, तो दैट इज अ रस। उसको क्या बोलते हैं? रिव्यूला बोलता हूँ, उसी चीज को। समझ गया ना? अच्छी बात है। तो आप ये सारा का सारा सिम्टम्स को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि चिल्ड्रन में गेट निमोनिया एज ए सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिए। कहाँ से कैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ से कोई लड़का सोच रहा हो कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछ देगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन देखा जाता है इन द केस ऑफ ए वायरल डिजीज नेम्ड मीसल्स। मीसल्स के केस में, छोटे बच्चों में सेकेंडरी इन्फेक्शंस क्या हो सकता है, या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है? तो निमोनिया। और इसी के कारण, और यही कारण है डेथ का भी, जिसके चलते डेथ भी हो सकता है। ठीक है ना? वैसे जमान का तो ज़्यादा नहीं चांस है। इनक्यूबेशन पीरियड एंड वैक्सीनेशन, इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या है? आई होप कि आप जानते हैं इनक्यूबेशन पीरियड क्या है। एंड वैक्सीनेशन, इनक्यूबेशन पीरियड यह एक ऐसा पीरियड है, हाँ सर बार बार लेक्चर देखते हैं हम, पता नहीं है इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, आप आगे बताइए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि इनक्यूबेशन पीरियड कितना है जी? तो 10 से 12 दिन तक लगी इनक्यूबेशन पीरियड है इसका। फिर लास्ट फॉर अबाउट 5 to 6 डे, और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 5 से 6 दिन और खींच सकता है इनक्यूबेशन पीरियड के अलावा भी। सिंगल अटैक गिव्स ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, इससे पहले ही बताया हुआ कि सिंगल अटैक गिव्स ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा। कोई लड़का अगर नहीं जान रहा तो मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई ये बीमारी हुआ मीसल्स नाम का, एक बार अटैक किया यानी कि सिंगल अटैक, और सिंगल अटैक के बाद जो दोबारा होने का चांस है मीसल्स वो ना के बराबर है, यानी कि अब दोबारा नहीं होगा, निश्चिंत हो जाइए। तो उसी को बोलते हैं कि सिंगल अटैक्स गिव्स ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यानी कि अब आपके बॉडी में मेमोरी के रूप में इम्यूनिटी बन गया है इस मिसल से लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार हो गया, इसी के कारण। समझ गया? बता देता हूँ, भरोसा नहीं ना जाता है। इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10 से 12 दिन, यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड मिसल्स का, आज मिसल्स किसी को हुआ है, कोई व्यक्ति को, तो तकरीबन 10 से 12 दिनों में अपना लक्षण जो है वो बढ़ाता चला जाएगा। 10 से 12 दिन में इस सारा का लक्षण उभर के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? तो 5 से 6 दिन और ले सकते, और इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हूँ कि इडमोन्स्टन बी नाम के वैक्सीनेशन इज ऑल्सो अवेलेबल टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। इडमोन्सन बी जो है वो एक वैक्सीन का नाम है जो अवेलेबल है, किस चीज से बचने के लिए? तो मिसल्स से बचने के लिए। क्यों भाई? ये वैक्सीन करता क्या है? तो एक्टिव इम्यूनिटी को जागृत करता है। आपका दिमाग में चल रहा कि एक्टिव इम्यूनिटी समझाइए सर, ये होता क्या है? तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, अब आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आने वाला जो सेक्शन है उसको मैं बताऊंगा कि इम्यूनिटी होता क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताऊंगा, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी भी होता है, इसीलिए चिंता नहीं कीजिए। अभी के लिए करने क्या सर? तो अभी के लिए याद रखो कि एक्टिव इम्यूनिटी को ये जागृत करता है कौन? तो ये वैक्सीन इडमोन्स्टन बी, याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, इसीलिए आप इस पॉइंट को क्या कीजिए, ध्यान में रखिएगा और इसको अंडरलाइन कर लो। इडमोन्स्टन बी
पूरा एकदम सत्यानाश हो गया कि इन्मोस्टन बी वैक्सीनेशन इज ऑल्सो अवेलेबल टू प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन आप पढ़ते हैं इधर से, लाइन देते हैं इधर से, सर अच्छा ना लगा, सब अच्छा लगता है। एनी हाउ, आई होप कि आप इतनी सारी चीज़ों को समझे होंगे। एक बीमारी आप अच्छे से पढ़ लिया ना तो बाकी सारा बीमारी भी उसी की तरह ही कुछ है, मिलता जुलता, कि उसका सिम्टम्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। गॉट इट, गॉट इट। अब एक बार खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, बट उससे पहले रिवाइज करने के लिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि आपको तकलीफ नहीं होगा। समझ गया ना? चलो, समय आ गया है कि आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ द वायरल डिजीज के बारे में आपको जानकारी दूं, आपको सिखाऊं। और वो वायरल डिजीज है जिसका नाम है चिकन पॉक्स। इस चिकन पॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं जी। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि चिकन पॉक्स जो है वो हुआ किसके कारण, कॉज क्या है, किस वायरस के कारण हुआ। तो जो वायरस के कारण हो रहा है चिकन पॉक्स, उसका नाम है वैरिसेला वायरस। और वैरिसेला वायरस को ही कहा गया है डीएनए वायरस। तो आप डीएनए वायरस कहिए चाहे वैरिसेला कहिए, एक ही बात है सर। हाँ, एक ही बात है, ठीक है ना। अब ना देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट। हाँ सर, हमको लग ही रहा था, अच्छी बात है, आप समझदार हो गए लगता है पढ़ते पढ़ते। एनी हाउ, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कि वैरिसेला वायरस या फिर डीएनए वायरस, दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी रहेगा। अब पूछेगा कि चिकन पॉक्स किसके कारण होगा, या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, तो दोनों में से कोई एक रहेगा तो सही मार देना। और अगर दोनों दे है तो बोथ ए एंड बी रहेगा सी ऑप्शन में, तो फिर सी लगाइएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब आपको सिखाता हूं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये जो हमारा चिकन पॉक्स है डिजीज, हमारा कहने का अर्थ होता है कि हम इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, इसीलिए मैं बोल देता हूं, और कोई प्रॉब्लम्स कुछ खास है नहीं। तो देखो, जो चिकन पॉक्स है वो फैलता कैसे है। मैं हेल्दी हूं, आप हेल्दी हैं, आपके फैमिली वाले हेल्दी हैं, तो उन्हें कैसे अफेक्ट हो सकता है, तो चलो जानते हैं जी। तो लिखा हूं कि हाईली इन्फेक्शियस चाइल्डहुड डिजीज, ये भी एक चाइल्डहुड डिजीज ही है, यानी कि बच्चों को आसानी से संक्रमण करता है, उस पर आसानी से अटैक करता है। और चिकन पॉक्स बच्चों में तेजी से फैल जाता है, और बच्चों को हो सकता है ये डिजीज आसानी से। हैव यू गॉट इट? डन। नाउ अकर्स इन चिल्ड्रन बिलो 10 years ऑफ एज। लेकिन इसमें कुछ अलग है पिछले वायरल डिजीज के भांति, कि ये 10 साल से नीचे वाले जो बच्चा है उसको आसानी से हो सकता है, इजीली। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। कोई पूछा कि कितना साल से नीचे वाले जो चिल्ड्रन है उसको अफेक्ट कर सकता है, तो बिलो 10 years ऑफ एज, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कितना साल से नीचे है, तो 10 years। अकर्स इन चिल्ड्रन बिलो 10 years ऑफ एज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्टिकुलर पॉइंट्स। सो गॉट इट? नाउ लेट अस सी, मे अकर इन एडल्ट्स आल्सो। ये भी पिछले तरह के वायरल डिजीज के भांति ही ये भी एडल्ट्स में भी हो सकता है, तो ध्यान में रखना। जनरली इन्फेक्ट्स फ्रॉम February टू अप्रैल। लेकिन इसमें कुछ खास बात यह है कि पूरे साल जो है वो होने का बहुत ही कम चांस रहता है इस चिकन पॉक्स का। तो ज़्यादातर होगा कौन सा महीने में, तो ज़्यादातर फरवरी या फिर अप्रैल के महीने में ये जो चिकन पॉक्स है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडे के दिन है और वायरस जो है वो क्लाइमेट में मॉइस्चर रहता है, वाटर इधर उधर रहता है, गीला गीला मॉइस्चर रहता है, क्लाइमेट रहता है, तो इजीली स्प्रेड हो जाता है। लिखा हूं, चलो ये तो बता दें, फिर लिखा हूं क्या स्प्रेड्स कैसे करेगा, तो स्प्रेड्स थ्रू ड्राइड स्कैप। ड्राइड स्कैप का हिंदी हुआ पपड़ी, वो खाए वाला पापड़ नहीं। अभी बताता हूं कि पपड़ी का मतलब क्या हो। जैसे कि सूखा स्किन है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है वो गिर गया, छिला गया, ठीक है, तो उसका रेडनेस आ जाता है, और तो और जो नया स्किन उसके ऊपर आता है वो धीरे धीरे अंदर का जख्म को भरते जाता है और सूख करके ब्लैक, रेड एंड डार्क
कुछ कलर में कॉम्बिनेशन ले करके वो पपड़ी तरह का बन जाता है, ऊपर में एक लेयर बन जाता है, उसी को पपड़ी बोलते हैं। तो उसी के सहारे ये डिजीज जो है वो फैलता है। कैसे, आगे जानते हैं। क्लॉथिंग के दौरान, जैसे कि जिसको चिकन पॉक्स हो गया है वो कपड़ा पहने, अब ये क्लॉथ उतार के दे देगा हेल्दी पर्सन को, तो उसको भी हो जाएगा स्किन से, यानी कि पपड़ी के थ्रू इन्फेक्ट होता है। कफिंग, कफ के थ्रू भी हो सकता है। एंड ड्रॉपलेट्स इन एयर, और बोलेंगे ड्रॉपलेट्स जाएगा तो भी हो जाएगा। अब चलो लेट अस सी सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि चिकन पॉक्स हुआ है किसी को। तो बताया हूं कि ड्यू ड्रॉप लाइक रैश, यानी कि छोटा छोटा ड्रॉप की तरह बॉडी पर दाना दाना की तरह बन जाएगा। और पॉक्स, वही हुआ पॉक्स। एट स्टमक एंड चेस्ट, सबसे पहले स्टमक के पास होगा, फिर चेस्ट पर होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की तरह भांति हो जाएगा दाना, ठीक है ना। स्प्रेड्स ऑन द फेस एंड द होल बॉडी लेटर, यानी कि बाद में फिर चेहरा पर, पहले पेट पे हुआ, फिर चेस्ट पे, फिर फेस पे, फिर पूरा बॉडी में धीरे धीरे फैल जाएगा ये चिकन पॉक्स। कंप्लीट। अब नाउ लेट अस नो अबाउट दिस वन। हाई फीवर, बुखार रहेगा तेजी से, नॉर्मल फीवर नहीं रहेगा, हाई फीवर। इचिंग, खुजली भी होएगा, पूरा बॉडी में हो गया दाना तो पूरा बॉडी में सर, हाँ पूरा बॉडी में खुजलाते रहोगे, इधर खुजलाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, इस प्रकार से परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। एक्स एंड यूनिसिजनस, यूनिसिजनस कहने का अर्थ ये होता है बेचैनी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, बेचैनी। यानी कि एक्स मीन्स दर्द और इसका मतलब बेचैनी, यानी कि इसमें दर्द और बेचैन दोनों रहोगे। बेचैनी रहेगा, अजीब तरीके से कभी इधर लहरेगा, कभी इधर शरीर चुनचुनाने लगेगा, अजीब तरह से होने लगता है, और पेन भी होता है बॉडी में थोड़ा थोड़ा। तो बेचैनी, अंदर में मन जो है वो बेचैन रहता है, ठीक है। कंप्लीटेड। रस चेंजेस टू वाइट, और जो ये दाना वगैरह ये सब था वो वाइट कलर में हल्का हल्का चेंज हो जाता है, वाइट पॉक्सेस में। बीच ड्राइड आउट, जो क्या होता है बाद में सूख जाता है। और आफ्टर अबाउट 7 days, और तकरीबन 7 दिनों के बाद, एंड देन द ड्राइड क्रस्ट फॉल ऑफ। यहाँ पे क्रस्ट समझ रहा है नहीं जी, क्रस्ट रफ वो 9th वाला नहीं पढ़ा रहे हैं वेब में। यहाँ पे भी क्रस्ट का हिंदी मीनिंग हुआ पापड़ी। कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि तकरीबन 7 दिनों के बाद जो आपका बॉडी पर रस हुआ था, दाना हुआ था, वो वाइट में चेंज हो जाएगा, वाइट दाना में, और फिर वो सूख जाएगा। सूखने के बाद पपड़ी के रूप में जो मरा हुआ स्किन है, सूखा हुआ, वो गिर जाएगा, झड़ जाएगा, और धीरे धीरे इस प्रकार से ठीक होते चला जाएगा पेशेंट। हैव यू कंप्लीटेड दिस सेक्शन? यस सर। तो आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए, और मैं इसे इरेज कर दूंगा, और फिर नहीं, अभी और बातें करना बाकी है इसी में और बताऊंगा। अभी वैक्सीनेशन उपलब्ध है कि नहीं है, इंक्यूबेशन पीरियड अभी और सिखाना बाकी है ना। तो आप क्या कीजिए, आप इसे लिख लीजिए ताकि कुछ और बातें बता सकूं आपको। चलिए, लिख लिए होंगे, मिटा देते हैं, अच्छी बात है, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं इंक्यूबेशन पीरियड एंड वैक्सीनेशन। ये इंक्यूबेशन पीरियड और वैक्सीनेशन क्या उपलब्ध है या नहीं है, चलिए आपको सिखाता हूं। तो यहाँ पे बताया हूं कि इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 to 21 days, यानी कि तकरीबन 14 दिनों से लेकर के 21 दिनों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। समझ गया होगा। अगर किसी को होता है ये डिजीज, ये वायरल डिजीज, तो आपको जो लक्षण सिम्टम्स है वो तकरीबन 14 days to 21 days इट विल टेक्स टाइम्स। किस लिए इतना समय लिया भाई? तो इसलिए ले रहा है कि जो भी सिम्टम्स है वो लक्षण है, इन सारे दिनों में वो उभर के बाहर आएगा, निकल के आएगा, जो पेशेंट है उसका बॉडी पे देखने के लिए मिलेगा। कंप्लीटेड। नेक्स्ट लिखा हूं कि लास्ट फॉर अबाउट 10 to 14 days, ज्यादा से ज्यादा इसके अलावा भी ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 दिन और लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। लास्ट का मतलब वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा और 10 से 14 दिन ले सकता समय सिम्टम्स को और उभर के बाहर आने में, उससे ज्यादा नहीं।
नेक्स्ट लिखा हूं कि पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का हिंदी मीनिंग हुआ अलग करना, अलग करना। कि जो भी पेशेंट है जिसको ये वायरल डिजीज हुआ है उस पेशेंट को दूर रखिए। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर में ये इस तरह का बीमारी आया है तो उस पेशेंट को क्या कीजिए कि आप दूर रखिए फैमिली मेंबर से, उसको एक कमरे में ही रखिए जब तक लगे ये बीमारी ठीक नहीं हो जाता। क्लीनलीनेस का पूरा प्रॉपर व्यवस्था रखिए, अच्छे तरीके से क्लीन कीजिए, बेड को जो भी क्लॉथ्स इस्तेमाल करता है उसको। कंप्लीटेड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उस पेशेंट को अलग रखना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर वो कांटेक्ट में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसको भी हो जाएगा इस तरह का डिजीज, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। दूरियां बना कर रखिए। नेक्स्ट लिखा हूं कि वन अटैक गिव्स ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। पिछले की तरह वन अटैक्स गिव्स ए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का क्या मतलब है? यानी कि एक बार इस तरह का वायरल डिजीज हो गया, अब दोबारा होने का चांस ना के बराबर है। यानी कि हमेशा के लिए इम्यून बन गया जी, इम्यूनिटी आपके बॉडी में बन गया। एक बार हुआ ना बीमारी तो इम्यूनिटी आपके अंदर में इतना बन गया कि दोबारा वो बीमारी होता है तो वो आपका इम्यूनिटी पावर उससे लड़ करके भगा देगा। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। अब नाउ व्हाट आई हैव मेंशन, नो वैक्सीन अवेलेबल सो फार। आज अभी तक लगी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आपको करना क्या है? तो एक ही फार्मूला है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। यानी कि सुरक्षा ही सबसे बड़ा इलाज है इस तरह के वायरल डिजीज के लिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा ख्याल रखना और ज़्यादा जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे तो हो सके तो दूर बना कर रखो। बात भी करना, दूर से बात करो, पास मत आओ, तुम्हारा ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। हु नोज, एनीथिंग विल बी पॉसिबल। इसीलिए बी केयरफुल। तो आई होप कि आपने सीखा हुआ इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए ताकि कुछ और भी बातें आपसे शेयर कर सकूं। चलो ठीक है, लिखा मिटा देता हूँ, मिटा दूँ ताकि कुछ, अब देखो कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ जो एक नया मोड़ लेने वाला है, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, जितनी तरह का जानकारी अभी तक दिया हूँ डिजीज में वो वायरल डिजीज का था, बट आई हैव एनी टाइप ऑफ द वायरल डिजीज दैट कम्स अंडर योर स्टडी ऑफ क्लास 12 आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। गॉट इट? जितने तरह का वायरल डिजीज जो आपको पढ़ना था 12th के सिलेबस में बायोलॉजी में, वो सारा डिजीज को हमने कवर किया है। समझ गया ना? ऐसा कुछ भी नहीं कि छोड़ने का प्रयास किया या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं दिया। और एनसीईआरटी में जितना भी डिजीज मिलेगा उससे तो बढ़ के ही बताए हैं जी, ठीक है ना। तो कहना क्या चाहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वायरल डिजीज को हमने कवर कर लिया है, फिनिश कर लिया, यहीं तक था, समाप्त हो गई। कंप्लीटेड? कंप्लीटेड। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। अब समय आ गया है कि अब पढ़ाई किया जाए किस चीज़ के बारे में, तो डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया के चलते कौन सा किस तरह का डिजीज हो सकता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को चर्चा करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की मैं जानकारी दूंगा आपसे। हैव यू गॉट इट? गॉट इट। तो और चलो देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा डिजीज है जो हो सकता है। क्या हो सकता है? बीमारी हो सकता है बैक्टीरिया के चलते। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि फॉलोइंग आर द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा कुछ निम्नलिखित डिजीज है। देखो इसमें से तो कुछ डिजीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ ही को, और कुछ कुछ को बस ऐसे ही आपको जानकारी दे दूंगा। जैसे कैसे अभी भी आपको जानकारी दिया है वायरल डिजीज में कि ये होता है, सिम्टम्स बताया बट प्रिवेंशन नहीं बताया, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें से कुछ है जो उसको ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। जिसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी बैक्टीरियल डिजीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, उसको ही पढ़ाएंगे, जितने बताने लायक चीज़ें रहेगी उससे ज़्यादा ही बताएंगे। हैव यू अंडरस्टूड? यस यस बोलो। चलो ठीक है। तो पहला आता है टाइफाइड। टाइफाइड का नाम सुनो, ऑफ कोर्स सुनो। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। क्या होता है क्या नहीं है, कैसे होगा, पढ़ाऊंगा, उससे मैं जानकारी मिलेगा, अभी जानना है। तो टाइफाइड जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछ सकता है, इंटर के एग्जाम में आ सकता है। निमोनिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है 4th नंबर पे कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज है।
5th नंबर पर लिखा हूँ डायरिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। 6th नंबर पर लिखा हूँ टेटनस, नाम बहुत सुने हो, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट लिखा हूँ 7 नंबर पर साइफिलिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, मैं बताऊंगा कि क्या है ये तीनों। नेक्स्ट लिखा हूँ लिप्रोसी एंड 9th नंबर पर है गनोरिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये सारा का सारा तकरीबन 9 बैक्टीरियल डिजीज है। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, पूछेगा कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज का तकरीबन 3 एग्जांपल बताइए मुझे, तो नहीं बता दोगे? ऑफ कोर्स बता दो, क्यों? क्योंकि मैंने 9 बताया जी, तुम 3 नहीं बता सकते हो क्या? कुछ भी हो जाए लिख के आना है, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चंस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसमें से कॉलरा पूछ सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि पूछ सकता है। टीवी क्या पूछेगा क्या, शायद मेरे ख्याल से नहीं। तो बट आपको पढ़ना चाहिए हर एक को, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बाकी पता नहीं कौन सा क्या पूछेगा, क्या ही करना, एक एस्टिमेशन ही है। तो आप इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए। आई होप कि आपने लिखा होगा, अच्छी बात है। अब देखो, अब समय आ गया है कि मैं आपको से सिखाऊंगा, ये 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ाएंगे ये बैक्टीरियल डिजीज को। 9th है, पूरे 9 बैक्टीरियल डिजीज को कवर करेंगे और अच्छे से समझाएंगे आपको। कंप्लीटेड, अंडरस्टूड, अच्छी बात है। तो मूव कर जाए, चलो ठीक है, इसे इरेज कर दो, इरेज कर दें, लिख लिया, मिटा दे। Now let us discuss about the next type of the bacterial disease, that is the typhoid। अब ये टाइफाइड के बारे में आपको बताते हैं डिटेल में। बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को मैंने लिखाया, आपने नोट किया, आपने जाना, बट उससे डिटेल में पढ़ाता हूँ 1 बाय 1 करके। सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है टाइफाइड, उसको टाइफाइड हो गया है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये टाइफाइड क्या है, क्या क्या हो सकता है टाइफाइड किसी को हुआ तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन। मैं लिखा हूं कि टाइफाइड इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। भारत की मैं बातें करूं तो टाइफाइड नाम का जो बीमारी है एक बैक्टीरिया के चलते होता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, यानी कि किसी को भी हो सकता है, इजिली कम्युनिकेबल डिजीज है, मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज में गिनती आता है। किसको? तो एक बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है टाइफाइड। समझ गए, अच्छी बात है। आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से कैसे पूछेगा कि वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि एक हमको बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताओ जो क्या है, द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज है इंडिया में। तो टाइफाइड का नाम बता दीजिएगा। किसी को समस्या है? आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि इट इज हाईली इन्फेक्शियस एंड अबाउट 2.5 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम इट एवरी ईयर। बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस, बहुत जल्दी तेजी से फैलता है, एक दूसरे को फैल जाता है एक दूसरे में। तकरीबन एक साल में बातें करें तो 2.5 मिलियन लोग, यानी कि 2.5 मिलियन पीपल जो है वो भारत में सफर करता है ये टाइफाइड नाम के बीमारी से प्रत्येक साल। ये एक डाटा है और ये जो डाटा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं ही पूछेगा। तो आप इस लाइन को भी याद रखिएगा, ठीक है ना, इन इंडिया में। और इस चीज को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। समझ गए, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं कि इट अफेक्ट्स ऑल द एज ग्रुप्स, चाहे वो बच्चा हो, लेकिन स्पेशली कहूँ तो 1 साल से लेकर के 15 साल के बीच के जो बच्चे बच्चियां हैं उसको ये आसानी से हो जाता है टाइफाइड। क्यों? क्योंकि उस समय जो उसका इम्यूनिटी पावर है वो और स्ट्रॉन्ग बन ही रहा होता है, उसी समय ये अटैक कर दिया तो फिर हो गया टाइफाइड, है ना। जिसका मतलब ये नहीं होगा कि हम जैसे या फिर आप जैसे नौजवानों को नहीं होगा, ऑफ कोर्स हो सकता है, इसीलिए बी केयरफुल, ठीक है। एंड मोर देन दिस ग्रुप दिस एज, और इस एज से बड़ा भी है, 1 से 15 साल से भी ऊपर है, उसको भी हो सकता है। अब बताता हूं कि कॉज क्या है, इसका कारण क्या है कि टाइफाइड हो गया। तो लिखा हूं कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी दैट इन्फेक्ट्स द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मे बी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और इंक्लूडिंग बोथ। इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है
बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। यहाँ से पूछ देगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, हाँ यहाँ से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रहेगा ना, भूलोगे ना? नहीं, साल्मोनेला टाइफी भूलोगे नहीं ना, याद रहेगा, अच्छी बात है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये फैलेगा कैसे, फैलने का तरीका कैसे है, कैसे हो जाएगा हेल्दी पर्सन को? तो और चलो जानते हैं कि कैसे हो सकता है। यहाँ पे लिखा हूं कि द बैक्टीरिया इंटर द बॉडी थ्रू फूड एंड वाटर। जो बैक्टीरिया है वो बहुत तरह तरह के तरीके उसको पता है कि कैसे इंटर करना है, और हम ही लोग बेवकूफ़ हैं कि उसको मदद भी करते हैं इंटर करने में। कैसे? अब फल रखा हुआ टेबल पर, अब आप गए फल उठा खा लिए, अब कोई बोल दिया आपको कि फल खाने से पहले फल धोते हैं, तब वो डायलॉग मार के बोला कह रहे अंकल फल क्या धोना, मुंह धो के आया हूँ ना, अब फिर हो जाएगा तुमको। तो इसीलिए बी केयरफुल, फल खाने से पहले धोते हैं। एनी हाउ, तब आई होप कि आपने समझा होगा कि जो हमारा ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी वो कैसे इंटर करेगा। तो फूड और वाटर, पानी पियोगे कंटामिनेटेड वाटर यानी कि खराब पानी पी लिया तो भी हो जाएगा, और बासी खाना वगैरह ये सब खा लिया तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ दैट मे बी कंटामिनेटेड, हो सकता है कि वो कंटामिनेटेड हो, सड़ गया, खराब हो गया, बाई फेशियल मैटर। फेशियल का मतलब होता है मल, मल मूत्र ये सब होता है ना जी, मल मूत्र मज्जा ये सब, तो उसी फेशियल मैटर यानी कि बेकार है। और एक्सक्रेटा ऑफ ए टाइफाइड पेशेंट और एक कैरियर, जो भी कैरियर है जिसके पास साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है तो वो कैरियर कहलाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको कि कोई भी पेशेंट है जिसको टाइफाइड हो गया तो उसका बेस्ट मटेरियल, चाहे वो लारही कहा ना रहे उसके माउथ का, चाहे वो उसका बेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटा के रूप में ही कहा ना निकले। और अगर वो बगल में खाना रखा हुआ है और वहीं पे हो गया लाइटिंग पे सब, बगल में खाना हो, बैक्टीरिया आसानी से इंटर कर लेगा एयर के कांटेक्ट के थ्रू, है ना। तो अगर कोई उसको ईट करता है, खाता है, कहा हो गया मन खराब हो रहा है, जस्ट लिसन टू मी। तो अगर कोई उसको कंज्यूम करता है इस तरह का फूड और वाटर को, तो ज़्यादा चांस है कि उसको भी टाइफाइड हो ही जाएगा। हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। Now let us talk about the next one. House flies are the common carriers that spread infection. Common carrier क्या है भाई? तो हाउस फ्लाई ही है, घरेलू मच्छर, घरेलू मच्छर ही सबसे कॉमन। ये हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइफाइड के लिए, टाइफाइड फैलाने के लिए सबसे कॉमन कैरियर कौन है भाई? तो हाउस फ्लाई, जी हाँ। इसीलिए हमेशा मस्कीटो नेट का इस्तेमाल कीजिए। आप मच्छर भगाने के लिए बहुत तरह तरह के मल्टीनेशनल कंपनी जो है बनाता है ये वो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसा लगा जैसे मार्केटिंग हो रहा है, ये नहीं हो, तो उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं। बट मैं सिखाता हूँ कि द नेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जाल ही सबसे बेहतर काम करेगा, ठीक है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूँ कि ड्यूरिंग टाइफाइड प्राइमरली द लिम्फेटिक टिश्यूज आर अफेक्टेड। इस पे गौर कीजिएगा कि सर्वप्रथम और सबसे पहले लिम्फेटिक ऑर्गन ही क्या होता है, खराब हो जाता है। लिम्फेटिक ऑर्गन का मतलब हुआ जैसे बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो का नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं, जानना भी चाहते हैं लेकिन डिटेल में नहीं बताने वाला, यानी हो। तो बोन मैरो जो है वो क्या करता है, इम्यून को बनाता है, इम्यूनिटी को बनाता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है, तो उसको ही बोलते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज, ठीक है ना। जिस टिश्यूज का इस्तेमाल करके हमारे बॉडी में इम्यून बनता है, इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज द लिम्फेटिक ऑर्गन। उसको में से एक बोन मैरो एग्जाम्पल के रूप में कोई पूछा बोल देना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझिए इस लिम्फेटिक टिश्यूज के बारे में। आई होप कि आपने इतनी सारी चीज़ों को समझे होंगे या फिर समझी होगी, है ना। तो आप सारा बातें को लिखो, मैं साइड हटूंगा ताकि मैं कुछ और आपको जानकारी दे सकूं इसी टाइफाइड डिजीज के बारे में, जो कि क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। चलो इसे लिख लिया, मिटा दें। चलो अब तो पक्का लिखोगे, अब तो मिटा सकते हैं जी। लिखा है ना, भरोसा कर ले कि लिखे होगे, है ना, भरोसा कर रहे हैं कि लिखो हो। चलो ठीक है, इरेज कर देते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सेक्शन। अब इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूँ जी, सिम्टम्स क्या हो सकता है इस टाइफाइड को। तो और चलो देखते हैं
सिम्टम्स का अर्थ होता है स्टूडेंट कि जो लक्षण है कोई भी पेशेंट से, तो उसका लक्षण से कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि जो फीवर है वो टाइफाइड फीवर हो गया या फिर उस लड़के को उस लड़की को टाइफाइड हो गया, तो पता कैसे लगा सकते हैं। तो कुछ निम्नलिखित लक्षण है जिससे कह सकते हो कि नहीं ये हुआ है। और अगर ऐसा लक्षण जैसे ही देखने को मिले तो आप उस पेशेंट को तुरंत से डॉक्टर के पास लेकर जाइए। समझ गए ना, नहीं तो मामला जो है वो और बिगाड़ता चला जाता है। लिखा हूं कि द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड बिगिन 1 to 4 वीक्स या फिर 10 to 20 डेज आफ्टर द बैक्टीरिया इंटर द बॉडी। 1 to 4 वीक्स या फिर 10 to 20 डेज जो है वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, 1 to 4 वीक्स। और ये जो हो जाएगा वो लास्ट 10 to 20 डेज, ये इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा 1 to 4 वीक्स। कोई पूछा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड क्या है जी, तो 1 to 4 वीक्स बता देगा ना। तो इस चीज को आप क्या कीजिएगा, आप ध्यान में रखिएगा। एंड आई नो एंड आई एम थिंकिंग दैट यू हैव नॉलेज अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि जो टाइफाइड किसी को भी हुआ है तो तकरीबन 1 से 4 वीक्स उसको लगेगा टाइम, और इसके बाद लक्षण जो है वो पूरे अच्छे तरीके से उस पेशेंट पे हावी हो जाएगा और रिकॉग्नाइज करना इजीली हो जाएगा। यानी कि 1 से 4 सप्ताह तक लगी जो लक्षण है उस पेशेंट के बॉडी में दौड़ता हुआ रहेगा, तरह तरह से लक्षण प्रकट होते रहेंगे। कंप्लीटेड। नाउ टाइफाइड फीवर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग फ्लोइंग सिम्टम्स। टाइफाइड फीवर को रिकॉग्नाइज करने का जो तरीका है वो कुछ निम्नलिखित है। 1 2 3 4 5 तरीका मैंने बताया है। 4 सिम्टम्स टू 4 5 सिम्टम्स है जिससे आप कह सकते हो कि नहीं जो भी हमारा पेशेंट है वो क्या है, तो टाइफाइड से संक्रमित है, उसको टाइफाइड हो गया। पहला लिखा हूं कि द पर्सन सफर फ्रॉम द लॉस ऑफ एपेटाइट, टायर्डनेस, वीकनेस, हेडेक, फीवर। कि जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है वो टाइफाइड से के दौर से गुजर रहा है, तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख कम लगेगा। एपेटाइट का हिंदी मीनिंग हुआ भूख, तो भूख ना के बराबर लगा, भूख ही नहीं लगेगा उसको। टायर्डनेस यानी कि थकान वो महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा? थकान, शरीर में कमजोरी जैसा रहेगा। वीकनेस दैट मीन्स कि कमजोरी, कमजोर हो जाएगा वो, ठीक है ना। हेडेक, सर में दर्द रहेगा। फीवर यानी कि बुखार भी रहेगा। तो ये सारा का सारा लक्षण है टाइफाइड फीवर का, आप इससे पता लगा सकते हैं। और भी है, जैसे लिखा हूं सेकंड नंबर में, द फीवर रिमेन्स हाई इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीक। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो द फीवर रिमेन्स हाई इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीक एंड बिगिंस टू फॉल ग्रेजुअली इन द थर्ड एंड फोर्थ वीक। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो फीवर हुआ, टाइफाइड फीवर हुआ किसी भी पेशेंट को, तो जो कौन सा वीक में जो फीवर है वो हाई रहेगा और हाई होता चला जाएगा। तो पहला दूसरा वीक में, जैसे आज हुआ किसी को टाइफाइड फीवर, तो आज से लेकर के 1 सप्ताह और 2 सप्ताह के बीच में जो बुखार है वो हाई रहता है और हाई ही होता चला जाएगा। और तीसरा से चौथा वीक में जो बुखार है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं लिखे हैं कि फॉल्स ग्रेजुअली इन द थर्ड एंड फोर्थ वीक। क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंस है कि इसी के नीचे आ गया थर्ड एंड फोर्थ वीक? नहीं। एनी हाउ, नेक्स्ट लिखा हूं कि लिप्स आर कवर्ड विथ ब्राउनिश डिपॉजिट। जो लिप्स का कलर है यह भी पूछ दे सकता है कि कैसा लिप्स का कलर हो सकता है। ऐसे इस तरह के सवाल पूछेंगे नहीं, बोर्ड में तो एकदम नहीं पूछेगा। तो आपको ध्यान रखिए कि ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश हल्का से ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाएगा। लिप्स लगा के कोई एक लेयरिंग चढ़ा, जैसे कैसे लिपस्टिक लगाते हो तो लेयर जैसा दिखता है, उसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हूं कि स्टोमक पेन, पेट में भी दर्द रहेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, इसका हिंदी कब्ज भी बना हुआ रहेगा यानी कि गैस भी बनेगा। डायरिया, पैखाना भी हो सकता है जिसका लाइटिंग बोलते हैं। आर कॉमन, तो ये सारा जो चीज है वो कॉमन है ये टाइफाइड फीवर में होना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हूं कि आफ्टर 7 to 10 डेज, तकरीबन इस दौर से गुजर रहे हो टाइफाइड से, तो 7वां से 10वां दिन के बाद
A small rose colored spots may appear on the chest, back and abdomen. 7 से 10 दिन जैसे ही गुजरेगा टाइफाइड पेशेंट को, तो उसके बॉडी पर, पेट पे, चेस्ट पे हल्का सा रोज कलर का यानी कि रेड एंड पिंक ब्राउन कलर का दाना दाना इस प्रकार से दिखेगा चेस्ट पर और पेट पे, स्टोमक पे। समझ गया? अच्छी बात है। लेकिन हैरान करने वाला बात यह है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन, परफोरेशन का हिंदी मीनिंग होता है छिद्र, में अकर एंड डेथ में अकर इन सेवरल केसेस, यानी कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में हो सकता है टाइफाइड के कारण छिद्र हो जाए, और कुछ कुछ केसेस में तो पेशेंट जो है वो टाइफाइड से, बुखार से इतना बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर दर्द से मर ही जाता है कभी कभी, इतना हाई फीवर रहता है टाइफाइड। बुखार का ही एक जलाल रूप है, ठीक है ना। टाइफाइड से बच के ही रहना चाहिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। एक टेस्ट है जिसके थ्रू कंफर्म होता है कि नहीं भाई तुमको टाइफाइड हुआ, उस टेस्ट का नाम है टेस्ट टाइफाइड फीवर इज कंफर्म बाय ये वाइडल टेस्ट। इस टेस्ट है, पूछ सकता है, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक वाइडल टेस्ट है, नाम है, पूछेगा कि कौन सा टेस्ट है जो जिससे टाइफाइड को कंफर्म कर ले सकते हैं, तो वाइडल टेस्ट। कंप्लीटेड? कंप्लीटेड। अब सुनेगा मेरी बातों को। जैसे ही कोरोना कोविड हुआ था तो कुछ लोग, क्या बताया गया इसमें, तो हाई फीवर रहता है पहला से दूसरा वीक में। लोग यहाँ पे किसी का बुखार हुआ, अब टैबलेट ले रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी भी चीज़ को, कुछ भी हो सकता है, कालपोल, मेगापेन, एनी हाउ, एनीवेज, हमें क्या लेना देना। तो जो भी खा रहा है, अब बुखार उतारता था फिर हो जाता था पहला वीक में, 2-2 सप्ताह गुजारने वाला अभी तक बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग डर करके हॉस्पिटल में चला जाता था कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया, कोरोना वायरस के कारण तो नहीं हो रहा। बहुत सारे मेरे ही मित्र चला गया था जो कॉल करता था कि इस तरह का केसेस है। उसको क्या पता कि टाइफाइड भी हो सकता है जो हैरान कर सकता है। इसलिए बुखार ही है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, रेस्ट कीजिए, आसानी से जाएगा ये। बाकी आगे बताता हूँ। ये सिम्टम्स कंप्लीट हुआ ना, टेस्ट भी कंप्लीट हुआ, अब बताते हैं प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो उससे पहले कि आगे कुछ बात करें टाइफाइड के बारे में, आप इतनी सारी चीज़ों को लिखिए, अगर नहीं लिखे हो तो चलो इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा, इसे इरेज कर दें, मिटा दें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सेक्शन। प्रिवेंशन के बारे में अब चर्चा करते हैं, बातें करते हैं कि टाइफाइड फीवर के बारे में मैंने बहुत सारे बातें आपसे बताया, बट मैंने ये नहीं बताया कि इसको रोकें कैसे, इसका प्रिवेंशन क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि कैसे प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम कैसे करेंगे। लिखा हूं कि प्रॉपर सैनिटेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फेशियल मैटर, यानी कि एक्सक्रेटा, ह्यूमन वेस्ट, चाहे नाक से, चाहे मुंह से, चाहे एनस के थ्रू बाहर रिलीज होता है, तो उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए, वहां पे क्लीन होना चाहिए, है ना। और लिखा हूं कि प्रॉपर सैनिटेशन यानी कि हाथों को अच्छे से धोइए, एक माइक्रोबियल हैंड वॉश का इस्तेमाल कीजिए जो माइक्रोब्स को किल करता है। गॉट इट। और दूसरी बात जो बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है कि टैब वैक्सीन, TAB, टैब वैक्सीन जो है वो उपलब्ध है लोकल मार्केट में, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस टाइफाइड फीवर से बचने के लिए। लिखा हूं कि टैब वैक्सीन गिव्स इम्यूनिटी फॉर 3 ईयर्स। अगर आप टैब नाम का वैक्सीन को इस्तेमाल करते हैं तो 3 सालों के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको टाइफाइड फीवर होने भी वाला है, नहीं होगा। नेक्स्ट है कि दिस वैक्सीन में ऐसा क्या चीज है कि नहीं होगा भाई, तो लिखा हूं कि दिस वैक्सीन कंटेन्स किल्ड टाइफाइड बैक्टीरिया, यानी कि जो टाइफाइड बैक्टीरिया के चलते होता है वो उसी बैक्टीरिया का मारा हुआ रूप उस वैक्सीन के अंदर में रहता है, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। और इतना नहीं बल्कि पाराटाइफाइड बैक्टीरिया भी रहता है, नाम है। और वो कौन है? पाराटाइफाइड बैक्टीरिया भी है। और ये पाराटाइफाइड बैक्टीरिया कौन है? तो साल्मोनेला पाराटाइफी, टाइप A हो सकता है और टाइप B भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए ये भी दिया गया वैक्सीन में मिला करके, क्योंकि शायद अगर ये नहीं होगा तो कुछ और रूप ना हो जाए, इसीलिए पहले से ही हमेशा से एक बोलते हैं ना उसको सेफ्टी चाहिए, या फिर बैकअप प्लानिंग। हाँ, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन।
तो उसी तरीके से समझिए कि उसके लिए भी पहले से ही वहाँ पर तैयार है कि टाइप ए भी आ जाए चाहे बी रहे, एनी हाउ। नेक्स्ट लिखा हूँ कि टाइफोरल वैक्सीन टेकन ओरली आल्सो प्रिवेंट्स टाइफाइड। कोई कुछ व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो वैसे व्यक्ति के लिए ही ये टाइफोरल वैक्सीन जो मार्केट में उपलब्ध है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओरली लेना होता है, आप मुंह के थ्रू ले सकते हैं, खा सकते हैं, जस्ट लाइक अ टैबलेट मेडिसिन, और वो टाइफाइड से निजात दिला सकता है, आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बता रहा हूँ कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे करें, इस पे काबू कैसे पाएंगे। तो लिखा हूँ कि सर्टेन स्टैंडर्ड ड्रग्स लाइक क्लोरोमाइसिटीन आर इफेक्टिव इन क्यूरिंग टाइफाइड फीवर। एक ड्रग्स है यानी कि टैबलेट्स है जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटीन, इजिली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी देखिएगा मेडिसिन के शॉप पे वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको खा करके आप कंट्रोल कर सकते हैं इस टाइफाइड बीमारी को, ठीक है ना। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि एक टैबलेट का नाम बताओ, तो एक ड्रग का नाम बताओ, तो यही हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन सा वैक्सीन जो है वो कारगर है। देखो यहाँ से 2-3 तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना देगा। कोई लड़का पूछेगा कैसे, पूछेगा कि जो कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा टाइफाइड फीवर को प्रिवेंट करने के लिए, तो टैब वैक्सीन, ठीक है, या फिर टाइफोरल वैक्सीन अगर पूछ रहा तो, लेकिन ऑप्शनल रहेगा तो दिया, और अगर दोनों दिया हुआ है तो सी में ए बी रहेगा तो बी मारिएगा, ठीक है ना। अब समझ पा रहे हो ना, अच्छी बात है। पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि कितना साल के लिए निश्चिंत हो गया अगर टैब वैक्सीन लग गया, तो टाइफाइड से कितने साल के लिए हम लोग बच गए, तो 3 साल के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से भी आ सकते हैं, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, 3 इयर्स, ठीक है। अब क्या है भाई इस वैक्सीन में, तो कह दीजिएगा कि सैल्मोनेला टाइफी है और सैल्मोनेला पाराटाइफी, ए एंड बी टाइप है उसका, सैल्मोनेला पाराटाइफी का टाइप है ए एंड बी। आई होप कि आपने इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से देखा हो, समझे होंगे, तो इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताया था, और एक बैक्टीरियल डिजीज़ यानी कि टाइफाइड फीवर जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और इस फीवर के वजह से कभी कभी लोग तो मर भी जाता है। आई होप कि आपने समझा होगा, लिखे भी होंगे। तो बहुत सारे बातें मैंने किया इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूँ। फिर से मिलाऊँ कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में, तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना है और चिंता नहीं करना है। बाकी का भी वीडियोस आपको बहुत जल्द ही मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल एंड टेक केयर।